हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 हो चुका है और अब यूपीएससी 2024 वाले साइकिल का जो नेक्स्ट फेज है यानी कि मेंस एग्जामिनेशन वो होगा और वो होगा सितंबर के मंथ में, यानी अभी से लगभग 3 मंथ्स के बाद, एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स 2024 दिया है उनके पास 3 केसेस है, 3 ऑप्शंस हैं। एक तो उनका प्रीलिम्स निकल रहा है, इस बात की गारंटी है क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी हाई हैं। दूसरा कि वो अधर में लटके हुए 70 से 80 या 85 के बीच में है, और चूंकि मार्केट में ऐसा भी फैला हुआ है कि भाई चूंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, इसलिए वो काफ़ी डरे हुए हैं। इवन दो कई स्टूडेंट्स 95 ला करके भी डरे हुए हैं, पता नहीं वो क्यों डरे हुए हैं, आई डोंट नो। बट दूसरा केस ये है कि स्टूडेंट्स कंफर्म नहीं है, मतलब उनको लगता है कि वो उनका प्रीलिम्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेकेंड केस। थर्ड केस ये है दोस्तों कि उनको कंफर्म है कि उनका नहीं होगा क्योंकि उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में तो उनके मार्क्स 60 से भी कम आ रहे हैं, ठीक है, या 65 से कम आ रहे हैं, तो उनको लगभग पता है कि अब कोई भगवान का चमत्कार ही उनको 2024 का मेंस दिलवा सकता है। तो वो तो कंफर्म है कि इस साल तो मेंस नहीं देना है, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों जो लोग अधर में लटके हुए हैं और जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है, एटलीस्ट उन लोगों को तो इंस्टेंटली मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो तीसरा केस है, जिनका कंफर्म है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, उनके साथ दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में से पहला ये है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, यानी कि इवन तो आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ बट आप डिटरमाइंड है कि आपको यूपीएससी ही देना है, दिस इज़ योर करियर, इसी में आपको आगे बढ़ना है, चाहे नेक्स्ट ईयर दें चाहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दें। और दूसरा केस ये है कि अब बहुत हो गया, 2-3 अटैम्प्ट आपने दे लिए या 4 अटैम्प्ट दे लिए या जितने भी अटैम्प्ट दे लिए, दैट डज नॉट मैटर। कोई आदमी चौथे अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम निकालता है, इवन दो 3-3 अटैम्प्ट उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। एंड दिस इज़ ट्रूथ, दिस हैज़ हैपेंड इन द यूपीएससी हिस्ट्री कि 3 अटैम्प्ट्स उन्होंने प्रीलिम्स दिया, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और 4th अटैम्प्ट उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, एंड ही और सी गॉट सेलेक्टेड। ऐसे केसेस हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दो ही दो या फिर ना ही दो, ठीक है। ये तो आपके लाइफ सिचुएशंस या फिर आपके पेशेंस, परसिवरेंस, इस पर डिपेंड करता है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप एग्ज़ाम नहीं देने का डिसाइड करते हैं तो इट इज़ सम टाइप ऑफ क्विटिंग, क्योंकि देखिए दोस्तों, लाइफ बहुत बड़ी है, लंबी है, और एक एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो नहीं है। तो अगर आपको नहीं देना है तो दैट इज़ गुड इनफ। बट अगर आपको 2025 में भी एग्ज़ाम देना है तो भी आप इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन सी कैटेगरी में कि आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। यानी नंबर 1 कैटेगरी, आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आपको तो 100% मेंस की तैयारी करनी है, कोई डाउट ही नहीं। आपका मेंस होने के चांसेस हैं बट आप अधर में लटके हुए हैं, तो देखिए इन दैट केस भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आए तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव होता भी है तो आप बहुत मार्जिन से ही तो रह रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपके प्रीलिम्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और थर्ड केस ये है कि आपको एनीवेज एग्ज़ाम देना है, भले आपका प्रीलिम्स इस साल नहीं हो रहा है लेकिन आपको 2025 में एग्ज़ाम तो देना ही है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको फिर क्या करना होगा, आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगला प्रीलिम्स लगभग 1 साल के बाद होगा। अभी से आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, ऑलरेडी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे और उस टाइप की तैयारी से आप बोर हो चुके होंगे, ऊब चुके होंगे। और अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो, अगर आपने सीरियसली तैयारी की है, सारा सिलेबस कंप्लीट करके 4-5 बार आपने रिवीजन कर लिया, अच्छे खासे MCQs लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट्स दे लिए एंड ऑल दैट, अगर ये सारा काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए लगभग जो चीज़ें आप कर सकते थे वो सारी चीज़ें आपने कर ली, अनफॉर्चुनेटली या फिर बाय द बैड लक, ठीक। अब लक तो देखिए आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में जो थी आपने वो कर ली, लक आपके फेवर में नहीं था तो आपका नहीं हुआ। मे बी नेक्स्ट ईयर आपके फेवर में हो ना हो, आई डोंट नो, बट ये आपका डिसीजन है कि आपको यही एग्ज़ाम देना है। तो इन दैट केस नेक्स्ट जो टाइम है यानी अपकमिंग फेज है उसमें आपको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए। तो अगर ये इस्टेब्लिश कर लिया है, हम लोगों ने फिल्टर आउट कर लिया है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको मेंस की तैयारी नहीं करनी और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंस की तैयारी करनी है, तो अगर हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर लिया है दोस्तों, तो
अब अगला बात है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सिंपल सॉल्यूशन लेकर के आया, क्योंकि मैं हमेशा बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ। मेरे पास हाई फाई अप्रोच नहीं है, एक सिंपल अप्रोच है जिस अप्रोच ने मेरे लिए काफ़ी काम किया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैंने टोटल 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, ये इंक्लूडिंग इस अटेम्प्ट को मिला ले तो ये 4th हो जाएगा, बट इसके पहले के 3 अटेम्प्ट्स अगर काउंट करें तो तीनों बार में मेरा प्रीलिम्स हो गया। फर्स्ट टाइम में मेरा मेंस नहीं हुआ था, उस गलती को मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या गलती रही थी कि मेरा मेंस नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने आंसर की से मिलाया, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैंने अपना आंसर्स मैच किया और मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, मतलब बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, 60s के रेंज में आ रहे थे। ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, प्रीलिम्स हो गया। अब एग्ज़ाम से लेकर के प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक में मैंने कोई पढ़ाई ही नहीं की, ये सोच करके कि 100% गारंटी है मेरा प्रीलिम्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आंसर की मिलाया। ठीक है, मेरा बहुत कम मार्क्स था, तो 20 दिन मैंने अपना मोमेंटम पढ़ाई का लूज कर दिया। दूसरी बात है मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड रहने लगा 15 से 20 दिन, जिस कारण से इवन दो मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, मैं एक्साइटेड हो गया एंड एवरीथिंग, बट मैं मोमेंटम लूज कर चुका था। मेरे बुक्स एंड एवरीथिंग डिसऑर्गेनाइज्ड थे। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में मुझे 2-3 दिन लग गए। जो सारा काम मैं प्रीलिम्स के जस्ट बाद कर सकता था, वो काम मैं प्रीलिम्स के 20 दिन बाद स्टार्ट कर रहा था। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले स्टार्ट कर चुके थे उनके पास एक एज था। इवन दो मैंने अपना काफ़ी हार्डवर्क किया उस बचे हुए टाइम में, बट मैं लगभग 2 या 3 मार्क्स में इंटरव्यू कॉल से चूक गया। तो एटलीस्ट फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं वो 15 या 20 डेज नहीं गवाया होता तो क्या पता मुझे उस अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू देने का तो मौका जरूर मिल जाता, एंड हु नोज क्या हो सकता था। बट एनीवेज दैट इज माई पास्ट which I do not want to change, I cannot change, I do not have any regret for that, but you can learn from it। क्योंकि आप इस गलती को अगर प्रेजेंट में दोहरा रहे हैं तो ये आपके साथ अगर कल के डेट में आपका रिजल्ट आता पॉजिटिव आता तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इस गलती को ना दोहराएं। अब मेंस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मेंस के लिए मैंने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में जो किया है और जिससे कि मेरा मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुआ है, जैसे 704-5 से मेरा मार्क्स सीधे 783, ठीक है, और 752 783 यानी 50 से 80 मार्क्स का डिफरेंस आया। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, तो दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से लिखा, पेपर 1 का, पेपर 4 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का मैं नहीं लिख पाया बहुत ज़्यादा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लिखा। इसलिए पेपर 3 में अगर आप मेरे देखेंगे मार्कशीट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई, तो मेरे पेपर 3 में मार्क्स 80s में हैं, बट बाकी सारे पेपर्स में मेरे मार्क्स 100+ हैं। तो ये मैं काम जो किया हूँ खुद के लिए, ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस YouTube कम्युनिटी और जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए करूँ। ठीक है, यानी मैं आपके लिए आंसर नहीं लिख दूंगा, एनीवेज मैं लिखूंगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिंपलिस्टिक प्रोग्राम जिसमें कि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स को कवर किए गए, जो कि जिसके थ्रू कि यूपीएससी का सारा मेंस का सिलेबस कवर हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन माइंड इट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके लिए अनअप्रोचेबल ना हो इन द एग्ज़ाम इन द गिवन टाइम। जैसे 7 मिनट के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से डिसेंट अंदाज में 7 मिनट्स के अंदर वो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन जो 10 मार्कर है उसको लिख पाएँ, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 250 वर्ड्स का उसको आप लिख पाएँ। सिमिलरली 15 मिनट्स के अंदर आप एक केस स्टडीज को कंप्लीट कर पाएँ, और 6 मिनट के अंदर आप एथिक्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख पाएँ। 1.5 घंटे के अंदर आप एक सिंगल ऐसे को पूरी तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके समझ करके एंड उसका आंसर लिख पाएँ, पूरा एक ऐसे लिख पाएँ। तो ये चीज़ हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ PYQs ओनली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग उसके सारे थीम्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या करना है, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको पहले तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप 1 में हम लोग
GS1 को टारगेट करेंगे, 10 to 12 डेज हम लोग अलॉट करेंगे GS1 के लिए। सिमिलरली 10 to 12 डेज हम लोग अलॉट करेंगे GS2, 3, 4 के लिए। ऐसे के लिए बीच बीच में टाइम आपको दिया जाएगा। तो 4 फेजेज में हम लोग इसको बांट लेंगे और चारों फेजेज में हम लोग एक एक GS को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको पहले से बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट अपकमिंग जो राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पर होने वाली है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको रिवाइज कर लेना है, फिर लाइव आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं भी आपके साथ ही आंसर लिखूंगा, ताकि ऐसा कुछ भी ना लगे कि मैं आपको कोई ऐसा चीज़ ना बताऊं जो आपको लगे कि ये अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, मीन्स कि शायद लिखना ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन ये ऐसा बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो एकदम रीजनेबल तरीके से मैं भी आपके साथ आंसर लिखूंगा एंड वी विल एक्सचेंज दोज आंसर्स ऑल्सो, और समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि डेली हम लोग 1.5 से 2 घंटे लिखेंगे और 1 घंटे लगभग उसकी एनालिसिस पर लेंगे, ठीक है। एनालिसिस कॉमन होगी, ऐसा नहीं कि एक एक आंसर को पढ़ ये किया जाएगा, उसमें लाल लाल घेर करके उसमें मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स, 3.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऐड मोर पॉइंट्स, ये सब नहीं। देखिए ये सब कुछ नहीं है, मैं बाहर से कुछ भी बोल दूं कि आपको ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, दैट डज नॉट काउंट। यू शुड हैव अ फील, और इस फील के लिए आपको एक लंबे टाइम तक राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10-10 क्वेश्चन लगभग डेली लिखते हैं, लिख लिया आपने, आंसर लिख जमा कर दिया, फिर जब आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा नहीं इस चीज़ को भी उसमें इंक्लूड कर सकता था, अच्छा ठीक है। क्योंकि 10 ही क्वेश्चन लगभग आप डेली लिख रहे हैं, तो वो 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे लगभग 24 से 48 आवर्स तक। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी और आपको लगेगा अरे ये भी तो मैं उस आंसर में रिलेट कर सकता था, ये भी चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड कर सकता था, कुछ डायग्राम ऐड कर सकता था। प्लस आप दूसरे लोगों का भी आंसर देखेंगे, उनके आंसर में आपको दिखेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छा डायग्राम बना है, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल डाला है एंड ऑल दैट। तो ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात क्या है कि मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इनर्सिया है, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बुक पकड़ा दो, नोट्स पकड़ा दो तो वो तो सालों साल उसको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, बट जब लिखने की बारी आती है तो गजब का एक इनर्सिया काम करता है, यानी उनको लिखने से रोकता है। अच्छे मतलब वेटरन कैंडिडेट्स के साथ भी, यानी जो 3-4 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने मतलब 50 आंसर्स नहीं लिखे होंगे इन टोटल, ठीक है। तो यानी ये एक बहुत बड़ा इनर्सिया, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कॉज करता है। उस रेजिस्टेंस को हम लोग नेक्स्ट 40 to 45 डेज में टोटली ब्रेक कर देंगे, सैटर डाउन कर देंगे, यानी कि आप एनी टाइम आंसर लिखने के लिए रेडी रहोगे। आपका बॉडी माइंड उसको इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी कि 10 एक आंसर लिखने हैं अभी या 20 आंसर लिखने हैं, 3 घंटे तक आंसर लिखना है। इस चीज़ से आपको कोई मतलब डर, दहशत, अरे यार बहुत थक जाऊंगा, बहुत मेहनत, ये माइंड का जो प्रॉब्लम है ये चीज़ हट जाएगी। सेकेंड चीज़ ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा थीम कवर हो जाएगा, और मेंस जितना ही प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल स्टेज है उतना ही मेंस प्रेडिक्टेबल स्टेज है। प्रेडिक्टेबल है बट आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे थीम्स हैं और उन सारे थीम्स को कवर करना इन ए वे जिससे कि आप यूपीएससी को प्लीज कर पाए, खुश कर पाए, वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। 2015-16 तक या 14 तक ऐसा था कुछ कि लगभग आप अगर सारे आंसर्स कंप्लीट करके आप आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस रहते हैं। बट धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अब आंसर की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होने लगी है, क्योंकि इतने सारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स हैं एंड ऑल दैट। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में लंबे टाइम तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने दूसरे स्टूडेंट्स का टिक पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और आंसर राइटिंग एक स्किल है, एक क्राफ्ट है। नॉलेज बेस को हर बंदा यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और इसको आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप पर्टिकुलर उस क्राफ्ट को, उस स्किल को प्रैक्टिस करें। नॉलेज आप कितना भी एक्वायर कर लें, बट उस चीज़ को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप एक टाइम्ड मैनर में, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सही से आंसर लिख पाए। तो नेक्स्ट 40-45 डेज में हम लोग यही अचीव करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ
ऑल द PYQs अवेलेबल टू अस, कि हम लोग आसानी से एक डिसेंट आंसर जिसको कि यूपीएससी ठीक ठाक मार्क्स अवार्ड करती है, ऐसा हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन का लिख पाए। तो दिस इज आवर टारगेट विद दिस प्रोग्राम। इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें स्टैटिक का रिवीजन चलते रहेगा, मेंस 365 आएगा तो उसको 1 by 1 हम लोगों को पढ़ना है और इंक्लूड करना है अपने GS2 और GS3 में। GS1 के लिए भी कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको वो बताऊंगा, जैसे कल्चर का थोड़ा सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत लिमिटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको पूरी मैगजीन्स नहीं पढ़नी है उसके लिए। तो हम लोग सारा PYQs लिखेंगे। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को हम लोग को 4 to 5 टाइम्स कवर करना होगा, जो मेंस का मैगजीन आएगा वो, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एसेज लिखेंगे हम लोग लगभग 6 दिन, हम लोग इतने दौरान में सिर्फ एसेज लिखेंगे, ठीक है। हर राइटिंग के पहले एक प्री टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट डिस्कशन होगा। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, देखिए पहली बात तो ये राइटिंग प्रैक्टिस है, ये टेस्ट नहीं है। जैसे MCQ में जो आपको कराता था वो एक प्रैक्टिस MCQ था, टेस्ट आपको और जगह से देना था। तो सिमिलरली ये एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि आप सीधे टेस्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने टेस्ट लिखने के, क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस तो की नहीं है। तो ये हम लोग अभी करेंगे प्रैक्टिस, और बाद में आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देना उनके लिए तो मैंडेटरी है जो कि मेंस इसी साल लिख रहे हैं, बट जो मेंस नेक्स्ट ईयर लिख रहे हैं तो उनके लिए अभी वो टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और हम लोग बार बार अपने स्टैटिक के पोर्शंस को, यानी कि जो हम लोगों ने नोट्स बना करके रखा है, उसको रिवाइज करेंगे। और ये सारा जो हमारा काम चलेगा दोस्तों, ये मॉर्निंग सेशन में चलेगा, क्योंकि सेकेंड जो सेशन होगा वो आपको आपके ऑप्शनल के लिए लगाना है। मेंस के टाइम का जो रूटीन होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स का, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 यू हैव टू वेक अप, एंड बाई 6 और 6:30 यू शुड बी ऑन द स्टडी टेबल। 3 to 4 आवर्स आप रिविजन करिए एवरीडे स्टैटिक पोर्शन का, और फिर आंसर राइटिंग में कुछ समय दीजिए, ठीक है। फिर 12-12:30 बजे के आसपास आप लंच करके, ठीक है, हल्का लंच करके आधे घंटे का नैप ले लीजिए, ठीक है, और 1-1:30-2 बजे उठिए, और फिर आपको 5 से 6 घंटे देने हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अब आपका जो भी ऑप्शनल है आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि वो आपकी उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बट बेसिक स्ट्रेटजी उसकी भी यही रहेगी कि आपको भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे थीम्स को कवर करना है, और फिर उसके टेस्ट लगाना है, और साथ के साथ बारंबारता में उसका रिवीजन चलते रहेगा। कहीं कुछ भी नोट्स में कमी है तो उसको भरिए। अगर आपका कुछ डायनेमिक टाइप का ऑप्शनल है तो उसमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करें, जैसे PSIR एंड सो ऑन। तो ये सारा काम तो आप करेंगे। तो ये प्रोग्राम दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और इस प्रोग्राम का नाम है मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट 40 to 45 डेज में मेंस रेडी होंगे। एंड माइंड इट, जितनी सिंप्लिसिटी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये उतना सिंपल प्रोग्राम नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो इट, क्योंकि लगभग हर दिन लिखना है, लगभग हर दिन पढ़ना है। पढ़ने और लिखने के बाद फिर जो आपने लिखा है और जो दूसरे लोगों ने लिखा उसको पढ़ना है, थोड़ा एनालाइज करना है, अपने वाले की गलती ढूंढनी है, दूसरे वालों में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ढूंढने हैं, और फिर 5-6 घंटे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी अलग से निकालना है। तो ये फेज काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है, काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी एकदम साथ के साथ अच्छा भरपूर ध्यान देना ही होगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप सीरियस हैं, यानी कि आप आने वाले समय में लगभग 1.5 से 2 महीने सीरियसली डेडिकेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप मेरे चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन करिए। उस चैनल पर आपको इस प्रोग्राम की और भी डिटेल्स मिल जाएगी, उसके डिटेल्स पर जाइए, मुझे मैसेज करिए अपना बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नेम क्या है, आप किस स्टेट से आते हैं, UPSC के आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, और पहले के अटेम्प्ट्स में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपका मीडियम इंग्लिश से हिंदी है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारा डिटेल्स आप भेजेंगे मुझे विथ योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
एंड ईमेल, मतलब कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल, तो ये सारा आप प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम नहीं है। बेसिकली मुझे चार्ज लेने की आपसे कोई आवश्यकता तो नहीं है, बट होता क्या है कि ये काफ़ी सीरियस प्रोग्राम है। अब अगर इसको मैं ओपन रखूं तो इसमें एक्चुअली काफ़ी लोग एंटर कर जाएंगे। एंटर करेंगे उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, अगर वो सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं तो उससे तो और अच्छी बात है कि जहाँ 5 लोग बेनिफिट ले सकते हैं वहाँ 500 लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग बस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, और इन कारण से क्या होता है ना कि बाकी स्टूडेंट्स का सीरियसनेस डिस्टर्ब होता है। अगर एक दिन 10 बच्चा ज्वाइन करता, दूसरे दिन 4 ही बच्चा ज्वाइन करता, तो जो 4 बच्चे ज्वाइन किए उनको भी लगता है कि क्या यार ऐसे ही चल रहा है। तो अगले दिन वो 4 बच्चे इवन तो शायद सीरियस थे, नेक्स्ट डे वो उन 4 बच्चों का भी नहीं आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मतलब इस कारण से एक छोटा सा अमाउंट, आपको टोकन अमाउंट मात्र 2000 रुपये पे करने होंगे इस प्रोग्राम के लिए। ये अप फ्रंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अंदर आप लगभग 6 दिन ऐसे को डेडिकेट करेंगे, यानी 6 एसेज आप लिखेंगे, और 400 के आसपास आप जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखेंगे। एंड माइंड इट, अगर आप ये सारा काम करते हैं और एक आधा आप कोई फुल लेंथ टेस्ट दे लेते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल तक के आने की तो आपकी 100% गारंटी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से हो, इंटरव्यू कॉल आने की आपकी 100% गारंटी है। देखिए गारंटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ फॉलो किया और मुझे फायदा हुआ, मेरा तो हुआ, ठीक है। यानी एक सब्सटैंशियल मार्क्स आपका इम्प्रूव होता है। तो ये काम आप भी करिए, ये पूरा प्रोग्राम आप फॉलो करिए और मेंस रेडी बन रहिए। मेंस रेडी उस केस में भी बनना है आपको, इवन तो आपका प्रीलिम्स हो रहा है, अब नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा जरूरी है। क्यों? 2 रीजन्स हैं। क्योंकि 2025 में तो आप शायद एग्जाम देंगे, आपका प्रीलिम्स हो गया, और अगर आपने अभी से मेंस का आंसर वगैरह लिखा हुआ है तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे उसमें। दूसरी बात ये है कि अभी मेंस की तैयारी नहीं करेंगे और ओवरऑल आप यूपीएससी के ही सर्कल में हैं, तो अभी करेंगे क्या? अभी कुछ भी नहीं करेंगे तो परेशान ही तो होंगे। बैठे रहेंगे तो परेशान होंगे। एक प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे, खास तौर पर इस टाइप के एक रिगरस प्रोसेस में जुड़ जाएंगे, इट विल हेल्प यू नो इवन फॉरगेट द पेन ऑफ मे बी नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स, एंड दैट इज रिक्वायर्ड दोस्तों। व्हेनेवर देयर इज समथिंग दैट इज कॉजिंग यू पेन, ट्रबल, आपको किसी ऐसे प्रोसेस में एंगेज होना पड़ता है कि आपके पास सोचने के लिए या परेशान या दुखी होने के लिए समय ही ना बचे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आएंगी ही, ऐसे सिचुएशंस आएंगे ही जैसे सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, जो आपको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, और उसी में से ये एक सिचुएशन है। जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, आपका नहीं हुआ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू सच टाइप ऑफ फेज, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि 2-3 बार 3 बार तो मैंने ही एग्जाम दे लिया और फाइनल सिलेक्शन तो मेरा नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि किस टाइप के दुख होते हैं। उससे बाहर निकलने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को एंगेज कर लें, और प्रोडक्टिव एंगेजमेंट। अब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप एकदम जाना है ईर घाट, तो पीर घाट की तैयारी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसी में आप अपने आप को एंगेज करिए, और ये प्रोग्राम आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप नेक्स्ट 45 to 50 डेज में काफ़ी सारे मेंस के थीम को कवर भी कर लेंगे, और 50 डेज इज इनफ। अगर आप 50 डेज इसमें लगा देते हैं एक डिसिप्लिन मैनर में, तो फिर 50 डेज में सारा दुख दूर हो जाता है दोस्तों। लगभग 2-1 महीने में लोग, मतलब खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ वगैरह भी हो जाती है, तो 1-2 महीने में जो असली दुख होता है, ठीक है, वो दुख तो हमेशा ही रहता है, बट जो सबसे डिफ़िकल्ट फेज होता है वो पार हो जाता है। तो वो आप मेरे साथ करिए। मतलब रिक्वेस्ट है मेरा कि वो लोग जो मेंस दे रहे हैं वो तो उनको तो करना ही चाहिए, बट वो लोग जिनका कुछ एक मार्क्स से मेंस नहीं हो रहा है, ठीक है,
कुछ एक उनके गेस सही नहीं हुए या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम आपका हो जाए। बट इस टाइम को परेशान रहने में, डिप्रेस होने में मत लगिए, दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। तो दोस्तों यही है मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास, ठीक है, इससे आप लोग जुड़िए और मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर आपको ज्वाइन करना है, बाकी सारे डिटेल्स लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।